सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉप जीके एमसीक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज हम टोटल ऐसे 150 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस जीके स्टडी की। और हाँ, आंसर पहले से पता हो तो इसे टिक करें और अंत में बताएं कि कितने आंसर सही हुए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। अगला प्रश्न, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? तो सही जवाब है भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगला प्रश्न, इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा समुद्रगुप्त से। इलाहाबाद स्तंभ जो है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल को और किस नाम से जाना जाता है? तो उसे स्वर्ण युग कहते हैं। गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है, यानी भारत का स्वर्णिम युग। अगला प्रश्न, कालिदास किसके दरबार में थे? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। कालिदास जो थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, फाहान भारत कब आया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहान भारत आया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। फाहान जो था एक चीनी यात्री था जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया गया है? तो वो मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, मराठा शक्ति का संस्थापक कौन था? तो सही जवाब है छत्रपति शिवाजी महाराज थे मराठा शक्ति के संस्थापक। अगला प्रश्न है, छत्रपति शिवाजी महाराज को छत्रपति की उपाधि कब मिली थी? तो वो मिली थी 1674 में मिली थी शिवाजी महाराज को शिवाजी की उपाधि, यानी छत्रपति की उपाधि। अगला प्रश्न, जजिया कर किसने फिर से लगाया था? तो वो औरंगजेब ने। जजिया कर जो है वो औरंगजेब ने फिर से लगाया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? तो वो था औरंगजेब। मुगल साम्राज्य का अंतिम शक्तिशाली जो शासक था वो था औरंगजेब। अगला प्रश्न, औरंगजेब का पूरा नाम क्या था? तो उसका पूरा नाम था मोहिउद्दीन मुहम्मद। मोहिउद्दीन मुहम्मद था औरंगजेब का पूरा नाम। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा है, यानी कहाँ हुआ था? तो वो चंपारण में। गांधी जी द्वारा किया गया पहला सत्याग्रह था चंपारण में। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो वो हुआ था सन 1919 में। रॉलेट एक्ट कानून जो है वो सन 1919 में लागू हुआ था। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो वो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल सन 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो हुआ 1920 में। असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई वो 1920 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया गया? तो वो चौरा चौरी कांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था। याद में रख लेना है, चौरा चौरी कांड जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ था, जिसमें उग्र भीड़ ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी। अगला प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो 1930 में शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई वो 1930 में हुई। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच कहाँ खेला गया था? तो वो था ईडन गार्डन्स कोलकाता में। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जो है वो ईडन गार्डन में खेला गया था जो कि कलकत्ता शहर में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ हुआ था? तो वो मुंबई में हुआ था भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल। अगला प्रश्न है, भारत का पहला महिला विमान चालक कौन थी?
तो वो थी सरला ठकराल। भारत की पहली महिला विमान चालक थी सरला ठकराल। अब अगला प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बना? तो वो बना था तारापुर, महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बना था। अगला प्रश्न, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा था? तो वो था मुंबई का। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था मुंबई का। अगला प्रश्न, भारत का पहला उपग्रह किस वर्ष में लॉन्च हुआ था? तो सही जवाब है 1975 को लॉन्च हुआ था भारत का पहला उपग्रह, जिसका नाम था आर्यभट्ट, और वो कुछ इस तरह से दिखाई देता था। अगला प्रश्न कि इस्लाम धर्म में रमज़ान का महत्व क्या है? तो वो है उपवास और धर्मनिष्ठा। इस्लाम धर्म में रमज़ान का मतलब होता है उपवास और धर्मनिष्ठा। अगला प्रश्न है, भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्तूप कौन सा है? तो वो है सांची स्तूप। भारत में बौद्ध धर्म का जो प्रमुख स्तूप है वो है सांची स्तूप, जो कि स्थित है मध्य प्रदेश में, और इसके जो निर्माण किया है वो है सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया है सांची का स्तूप। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा शत्रुंजय, जो कि पावापुरी में स्थित है, वो है जैन धर्म में मुख्य तीर्थ स्थल। अब अगला प्रश्न है कि हिंदू धर्म में धर्म का मूल उद्देश्य क्या है? तो उसका मूल उद्देश्य है मोक्ष। हिंदू धर्म में धर्म का जो मूल उद्देश्य है वो है मोक्ष। अब अगला प्रश्न है कि सिख धर्म के कितने गुरु हुए? तो टोटल 10 गुरु हुए थे। याद रखना है, सिख धर्म के टोटल 10 गुरु हुए थे। 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। अगला प्रश्न, इस्लाम धर्म में हज का स्थान कौन सा है? तो वो है मक्का। इस्लाम धर्म में हज का जो स्थान है वो है मक्का। अगला प्रश्न है, भारत में ध्रुपद किस संगीत शैली का भाग है? तो वो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का भाग है ध्रुपद। अगला प्रश्न, भारत में गज़ल किस भाषा में मुख्य रूप से होती है? तो वो उर्दू भाषा में। भारत में जो गज़ल है वो मुख्य रूप से उर्दू भाषा में होती है, याद में से रख लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में दादरा संगीत किस संगीत शैली का हिस्सा है? तो वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का। भारत में दादरा संगीत जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का हिस्सा है। अगला प्रश्न है, भारत में कीर्तन और भजन किस लिए गाए जाते हैं? तो सही जवाब है भक्ति के लिए। भारत में कीर्तन और भजन जो है वो भक्ति के लिए गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में शास्त्रीय संगीत में राग किसे कहते हैं? तो वो संगीत की धुन को राग कहते हैं भारतीय संगीत में। अगला प्रश्न है, भारत में ख्याल संगीत किस प्रकार का है? तो वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय प्रकार का है। भारत में ख्याल संगीत जो है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय प्रकार का है। अगला प्रश्न है, भाई दूज किस वर्ष के बाद मनाया जाता है? तो वो पर्व है दिवाली के पर्व के बाद में भाई दूज मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, करवा चौथ किसका पर्व है? तो वो है विवाहित महिलाओं का पति के लिए व्रत होता है करवा चौथ का मतलब। अगला प्रश्न है, ईद उल अधा किस घटना का प्रतीक है? तो वो हज और बलिदान का। ईद उल अधा जो है वो हज और बलिदान का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वो होता है भाई बहन का प्रेम। रक्षाबंधन का प्रमुख उद्देश्य जो है वो भाई बहन का प्रेम होता है। अब अगला प्रश्न है कि दीपावली में मुख्य कौन सी चीज़ की पूजा होती है? तो वो धन लक्ष्मी की पूजा होती है। दीपावली में मुख्य रूप से धन लक्ष्मी की पूजा होती है। अगला प्रश्न है कि महाशिवरात्रि किस देवता का पर्व है? तो वो शिव, भगवान शिव देवता का पर्व है महाशिवरात्रि का। अगला प्रश्न है, कथक नृत्य में चरणों की गति और लय को क्या कहते हैं? तो वो ताल कहते हैं। कथक नृत्य में चरणों की गति और लय को ताल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं को क्या कहते हैं? तो वो मुद्राएं कहते हैं। भरतनाट्यम में हाथों की मुद्राओं को मुद्राएं कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य की प्रमुख विशेषता क्या है?
तो उसकी विशेषता होती है लय और भाव का मिश्रण। कुचिपुड़ी नृत्य की जो प्रमुख विशेषता होती है वो लय और भाव का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कि मणिपुरी नृत्य में प्रमुख पहनावा क्या है? तो वो है पंखों वाला ड्रेस। मणिपुरी नृत्य में जो प्रमुख पहनावा होता है वो होता है पंखों वाला ड्रेस। अगला प्रश्न है कथकली में मुखौटा किस प्रकार का होता है? तो वो होता है रंगीन और नाट्य। कथकली में जो मुखौटा होता है वो एक रंगीन होता है और नाट्य प्रकार का होता है, कुछ इस तरह से। अगला प्रश्न है कि भरतनाट्यम में किस देवता की भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है? तो वो शिव भगवान, शिव देवता की भक्ति का प्रदर्शन किया जाता है भरतनाट्यम में। अब अगला प्रश्न है कि IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो शहर है वॉशिंगटन DC में। IMF और वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन DC में स्थित है, जो कि USA में है। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो हेग शहर में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, हेग शहर में है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय। अब अगला प्रश्न है कि ICC का पूरा नाम क्या है? तो उसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कहते हैं ICC को। अगला प्रश्न है कि UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? तो वो स्थित है जिनेवा शहर में। UNHCR का मुख्यालय स्थित है जिनेवा में। अगला प्रश्न है UNHCR का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो वो है शरणार्थियों की सुरक्षा और राहत। UNHCR का मुख्य उद्देश्य है शरणार्थियों की सुरक्षा और राहत। अगला प्रश्न है कि WTO के संस्थापक कौन थे? तो वो थे 123 देशों ने। WTO यानी होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। तो उसके जो संस्थापक थे वो 123 देशों ने मिलकर किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1929 में। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जो स्थापना है वो 1929 में हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में उच्च शिक्षा नियामक कौन सा है? तो वह है UGC यानी होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अगला प्रश्न है तकनीकी शिक्षा का नियामक भारत में कौन सा है? तो वो है AICTE। AICTE है तकनीकी शिक्षा का नियामक। अब अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिक उड्डयन का नियामक कौन सा है? तो वह है DGCA। DGCA है भारत में नागरिक उड्डयन का नियामक। अगला प्रश्न है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान का राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो वह है ICMR। ICMR है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान का राष्ट्रीय संगठन, जिसे कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अगला प्रश्न है कि भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा संगठन है? तो वो है MOEFCC। MOEFCC है भारत में वनों और पर्यावरण संरक्षण के लिए संगठन। अगला प्रश्न है कि विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो वो है 4 अक्टूबर के दिन। हम हर साल विश्व पशु दिवस के रूप में हर साल मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 31 मई के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। अब अगला प्रश्न है कि विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दिन है 23 अप्रैल को। हम हर साल विश्व पुस्तक दिवस के रूप में मनाते हैं 23 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दिन है 22 अप्रैल को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं 22 अप्रैल। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दिन है 8 जून को। हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय समुद्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 8 मई के दिन हम हर साल अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी को। हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं 25 जनवरी को। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है 25 जनवरी के दिन हम हर साल राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है?
तो वो मनाते हैं हम 2 अक्टूबर को, जिस दिन गांधी जयंती होती है, यानी महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हम राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो वो दिन है 30 जनवरी का दिन, जब हम राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं 30 जनवरी को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहीद दिवस किसके बलिदान से संबंधित है? तो वो महात्मा गांधी जी के बलिदान से संबंधित है राष्ट्रीय शहीद दिवस का। अब राष्ट्रीय शहीद दिवस जो कि भगत सिंह जी की याद में हम मनाते हैं, तो वो कब मनाते हैं? तो वह हम मनाते हैं 23 मार्च को, क्योंकि 23 मार्च के दिन भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी, इसलिए हम 23 मार्च के दिन शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया है? तो सही जवाब है पत्रकारिता के क्षेत्र में। पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है सिनेमा और टेलीविज़न से। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का जो संबंध है वो सिनेमा और टेलीविज़न के क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न है कांस फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित होती है? तो वो फ्रांस में आयोजित होती है, याद में रख लेना है फ्रांस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पाल्मे डी ओर। पाल्मे डी ओर है कांस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार। अगला प्रश्न है बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो वो है गोल्डन बियर। बर्लिन फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च जो पुरस्कार है वो है गोल्डन बियर। अगला प्रश्न है कि वेनिस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार क्या है? तो वो है गोल्डन लायन। वेनिस फिल्म फेस्टिवल का सर्वोच्च पुरस्कार है गोल्डन लायन। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो वो हुई थी 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है वो 1961 में हुई थी। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लिए दिया जाता है? तो वो भारतीय संविधान की अनुसूचित भाषाओं के लिए दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो वो संबंधित है साहित्य के क्षेत्र से। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र से संबंधित पुरस्कार है। अगला प्रश्न है साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो वो हुई थी 1954 में। साहित्य अकादमी की जो स्थापना है वो 1954 में की गई थी। अगला प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो वो साहित्य अकादमी प्रदान करता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो साहित्य अकादमी प्रदान करता है। अगला प्रश्न है कि रश्मि रथी के लेखक कौन है? तो वो है रामधारी सिंह दिनकर है। रश्मि रथी के जो लेखक है वो है रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि अग्निपथ कविता किसने लिखी है? तो वह हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है अग्निपथ कविता। अगला प्रश्न है भारत एक खोज के लेखक कौन है? तो वह है नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है भारत एक खोज पुस्तक। अगला प्रश्न है कि कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है वो है रामधारी सिंह दिनकर है कुरुक्षेत्र के लेखक। अगला प्रश्न है गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो वो है ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो वो है आम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने लिखी है पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अगला प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन किस खेल से संबंधित है? तो वो टेनिस से संबंधित है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का संबंध है टेनिस से। अगला प्रश्न है बैडमिंटन में एक गेम कितने अंकों का होता है? तो वो 21 अंकों का होता है। बैडमिंटन का जो एक गेम है वो 21 अंकों का होता है। अगला प्रश्न है कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। थॉमस कप का जो संबंध है वो बैडमिंटन के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि उबर कप किस खेल से संबंधित है? नेक्स्ट महिला बैडमिंटन से संबंधित है उबर कप का संबंध।
अगला प्रश्न है डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो वो है टेनिस के खेल से। डेविस कप जो है वो टेनिस के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो वो है फुटबॉल के खेल से। संतोष ट्रॉफी का जो संबंध है वो फुटबॉल के खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है? तो वो डिवाइस है इनपुट डिवाइस। स्कैनर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो वो मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। हार्ड डिस्क को सेकेंडरी मेमोरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे बूटिंग कहते हैं। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया को बूटिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं विंट सर्फ को। इंटरनेट का जनक कहा जाता है विंट सर्फ को। अगला प्रश्न है कि www का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है वर्ल्ड्स वाइड वेब। www का पूरा नाम है वर्ल्ड्स वाइड वेब। अगला प्रश्न है ईमेल का पूरा नाम क्या है? तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला प्रश्न है पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? तो वो होती है मुख से। पाचन की जो शुरुआत है वो हमारे मुख से ही हो जाती है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम उसे चबाते हैं, तो चबाते समय ही हमारे मुंह का जो लार है वो हमारे भोजन में मिश्र हो जाता है, उसके साथ मिक्स हो जाता है और उसी समय लार जो है वो भोजन का पाचन करना शुरू कर देता है। तो मुंह से ही पाचन शुरू हो जाती है। अगला प्रश्न है कि अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो वो अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अमाशय में पाया जाने वाला जो अम्ल है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अगला प्रश्न है कि भोजन का अधिकतम पाचन कहाँ होता है? तो वो होता है छोटी आंत में। भोजन का जो अधिकतम पाचन है वो छोटी आंत में होता है। अगला प्रश्न है कि रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? तो वो अंग है गुर्दा। रक्त का जो शुद्धिकरण है वो गुर्दा में होता है। यानी रक्त में जो मौजूद यूरिया, यूरिक एसिड और जल, जो अतिरिक्त जल होते हैं, ये तीनों को अलग करने का काम गुर्दा करता है। और गुर्दा जो है वो अतिरिक्त जल, यूरिया, यूरिक एसिड को मूत्र के सहारे हमारे शरीर के बाहर कर देता है। अगला प्रश्न है कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो वो होता है गुर्दे में। मूत्र का जो निर्माण है वो गुर्दे में होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो हड्डी है फीमर हड्डी। मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वो फीमर हड्डी होती है, जो हमारे जांग में पाई जाती है। इस तरह से ये जो जांग है, ये वाली हड्डी जो है वो फीमर हड्डी है और ये सबसे मजबूत हड्डी होती है और सबसे लंबी हड्डी होती है हमारे शरीर का। अगला प्रश्न है कि लिटमस पत्र अम्लीय विलय में किस रंग का हो जाता है? तो वो लाल रंग का हो जाता है। लिटमस पत्र में अम्लीय विलय जो है वो लाल रंग का हो जाता है। अगर कोई अम्ल है, अम्ल में अगर हम नीले रंग का लिटमस पेपर डुबाते हैं तो उसका जो कलर है वो इस तरह से लाल हो जाता है। अब अगला प्रश्न है कि लिटमस पत्र क्षारीय विलय में किस रंग का होता है? तो वो नीले रंग का होता है। अगर लिटमस पत्र हमारा है लाल कलर का और हम उसे क्षारीय विलय में डुबाते हैं तो वो नीले कलर का हो जाता है। तो इतना याद में रख लेना है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएच स्केल का मान कितना होता है? तो वो मान होता है 0 से लेकर 14 तक। 0 से लेकर 14 तक होता है मान, जिसमें 7 जो है वो न्यूट्रल होता है और 7 के पहले एसिडिक होता है और 7 के बाद में अल्कलाइन होता है। तो ऐसे दो होते हैं। 7 एक न्यूट्रल होता है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो वो है 7 का, यानी न्यूट्रल, यानी बिल्कुल शुद्ध होता है, ना अल्कलाइन और ना ही एसिडिक। तो ये 7 होता है शुद्ध जल का पीएच मान। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? तो वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सबसे प्रबल यानी सबसे शक्तिशाली जो क्षार है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किसका उपयोग किया जाता है? तो वो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दूर दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग होता है? तो वो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो वो एम्पियर होती है।
विद्युत धारा की जो एसआई इकाई है वो एम्पियर है। अगला प्रश्न है कि विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? तो वो है वोल्ट में। विभवांतरण की जो एसआई इकाई होती है वो वोल्ट में होती है। अगला प्रश्न है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो वो है ओम। प्रतिरोध की जो एसआई इकाई है वो ओम है। अगला प्रश्न है ओम का नियम किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है धारा विभवांतरण से। धारा और विभवांतरण से संबंधित है ओम का नियम। अगला प्रश्न है कि विश्व की छत किसे कहा जाता है? तो वो कहते हैं तिब्बत के पठार को। विश्व की छत कहा जाता है तिब्बत के पठार को। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? तो वो है हडसन की खाड़ी। विश्व का सबसे बड़ा उपसागर है हडसन की खाड़ी। अगला प्रश्न है लाल सागर किन दो महाद्वीपों के बीच स्थित है? तो वह है अफ्रीका और एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है लाल सागर। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किन दो जलाशयों को जोड़ती है? तो वो लाल सागर और भूमध्य सागर को। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो वो है अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो वो रूस है। विश्व का सबसे बड़ा देश जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है रूस। अगला प्रश्न है अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस खाड़ी में स्थित है? तो वो बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? तो वो होता है केरल राज्य में। भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। नेक्स्ट, शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो उसका कारण है पश्चिमी विक्षोभ। शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। अगला प्रश्न है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो वो होगा राजस्थान राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि में भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब अगला प्रश्न है कि भारत में बेरोजगारी मापने वाली संस्था कौन सी है? तो वह है NSSO। भारत में बेरोजगारी मापने वाली संस्था है NSSO। अगला प्रश्न है भारत का वार्षिक बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो वो करता है वित्त मंत्री। भारत का जो वार्षिक बजट है वो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वित्त मंत्री। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करता है वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है कि बजट में घाटा किसे कहते हैं? अगर खर्च ज़्यादा है और आय कम है तो उसे बजट में घाटा कहते हैं। यानी व्यय ज़्यादा है आय से तो उसे कहते हैं बजट में घाटा। अगला प्रश्न है राजकोषीय घाटा किससे संबंधित है? तो वो सरकारी आय व्यय से संबंधित है। राजकोषीय घाटा जो है वो सरकारी आय व्यय से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि वस्तु एवं कर सेवा एवं कर कब लागू हुआ? वो लागू हुआ 2017 में। GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो 2017 में लागू हुआ। अब अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो वो ली गई है कनाडा देश से। भारतीय संविधान में संघात्मक व्यवस्था जो है वो कनाडा देश से ली गई है। अगला प्रश्न है कि एकल नागरिकता का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो वो है ब्रिटेन से। एकल नागरिकता का जो सिद्धांत है वो ब्रिटेन देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो वह है ब्रिटेन देश से। संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन देश से ली गई है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति पद की व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो वो है अमेरिका से। राष्ट्रपति पद की जो व्यवस्था है वो अमेरिका देश से ली गई है।
अगला प्रश्न है संविधान का संरक्षक यानी गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो वो सर्वोच्च न्यायालय को कहते हैं संविधान का संरक्षक। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो वो है नई दिल्ली में। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का शासक था? तो वो था फ्रांस का। नेपोलियन बोनापार्ट जो था वो फ्रांस का शासक था। अगला प्रश्न है वाटरलू का युद्ध कब हुआ? तो वो हुआ था 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। अगला प्रश्न है रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो वो था लेनिन। रूसी क्रांति का जो नेता था वो था लेनिन। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो वो 1914 में हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। अगला प्रश्न है प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? तो उसका कारण था आर्कड्यूक फर्नांडिस की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण था। अब अगला प्रश्न है रूस की क्रांति कब हुई? तो वो हुई थी 1917 में। रूस की जो क्रांति है वो 1917 में हुई थी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो वो है गिर वन। गिर वन जो है वो भारत का जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो वो थे अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। यह है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल और उस समय इस तरह से टेलीफोन था। अगला प्रश्न है रेडियो का आविष्कार किसने किया? तो वो है जी मार्कोनी ने किया था। रेडियो का जो आविष्कार है वो जी मार्कोनी द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो है थॉमस एल्वा एडिशन। विद्युत बल्ब का आविष्कार किया गया था थॉमस एल्वा एडिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? तो वो था जेम्स वॉट ने। भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वॉट ने। अब अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो वो चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। कंप्यूटर का जनक कहते हैं चार्ल्स बैबेज को। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया? तो सही जवाब है माइकल फैराडे ने किया था विद्युत मोटर का आविष्कार, माइकल फैराडे। अगला प्रश्न है एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला प्रश्न है सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है रैम, रैम का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है www का फुल फॉर्म क्या है? तो वो आता है वर्ल्ड्स वाइड वेब। www का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है ROM का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है रीड ओनली मेमोरी। रॉम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है UPS का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। UPS अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सो गाइज आज के वीडियो में हमने 150 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट थे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ सभी क्वेश्चन के आंसर को अच्छी तरह से याद में रख लेना है क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं। सो मिलता हूँ ऐसे ही और नए जीके क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे, वीडियोस को देखते रहे और इसी तरह से रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे।